नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। यूपीए के सबसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद हैं देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद। आजाद साहब, पिछले 9 साल में यूपीए के दौरान एनआरएचएम की क्या उपलब्धियां रही? मैं ये कहूँगा कि पिछले 9 साल में स्वास्थ्य में एक क्रांति आई। ये सत्य है कि स्वास्थ्य जो है और स्वास्थ्य मंत्रालय का अधिकतर काम जो है वो राज्य सरकारों के अंदर है। और पहली दफ़ा 9 साल पहले केंद्रीय सरकार ने अपने ऊपर भी कुछ जिम्मेदारी ली और ये समझ कर कि शायद राज्य सरकारों को बहुत समय लगेगा अभी हॉस्पिटल्स बनाने में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, सब सेंटर्स वगैरह बनाने में, तो क्यों न केंद्रीय सरकार उनकी सहायता करे। और ये पहली दफ़ा 65 साल के बाद हुआ और इन 9 वर्षों में हमने 90,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा अभी राज्य सरकारों को दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बिल्डिंगें बनाने के लिए, रेनोवेशन के लिए। और इसमें तकरीबन 25,000 जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं नए, या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, या प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, या सब सेंटर हैं, नए तकरीबन 25,000 बने। और जिनका रेनोवेशन हुआ, जिनको बढ़ाया गया, उनकी संख्या भी तकरीबन 25,000। तो कुल मिलाकर 50,000 के करीब हॉस्पिटल्स अलग अलग किस्म के बने। और इसके अलावा तकरीबन जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ डॉक्टर्स नहीं जाते हैं, वहाँ नर्सेज नहीं जाती हैं, उनके लिए भी यहाँ केंद्रीय सरकार से, स्वास्थ्य मंत्रालय से तकरीबन 1.5 लाख स्पेशलिस्ट, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, उनके लिए यहाँ से तनख्वाह जाती है और उनको नियुक्त किया जाता है एडहॉक अपॉइंटमेंट में, ताकि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर न बने बल्कि वहाँ डॉक्टर्स की भी उपलब्धियाँ हों। तो मैं समझ, और उसके साथ आशा, मेरे ख्याल में आशा का जो कंसेप्ट है वो सिर्फ भारत में है, कहीं नहीं है। हमारे पास तकरीबन छोटे बड़े गांव क्लस्टर्स मिलाकर तकरीबन 8.5 लाख के करीब है। तो इन 8.5 लाख गांव में एक आशा की नियुक्ति हुई जो सोशल वर्कर है, और उसको इंसेंटिव, उनको तनख्वाह नहीं दी जाती है लेकिन उसको इंसेंटिव दिया जाता है। और वो एक लिंक बन गया डॉक्टर्स के बीच में और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके बीच में। वो गर्भवती महिला को दवाइयाँ देती है जब तक वो गर्भवती है, फिर अगर उसको कोई तकलीफ़ हो उसे सरकारी अस्पताल में लाती है, जब उसे बच्चे को जन्म देना होता है तो उस वक़्त उसको वो सरकारी हॉस्पिटल में लेती है, बच्चा जन्म देने के बाद वापस ले जाती है और उसको अपनी, जब तक वो गर्भवती है उसको दवाइयाँ देखभाल करना उसका काम है। तो एक ये नया कंसेप्ट है जो अपने आप में मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी क्रांति है। आशा की अगर बात करें सर, तो सारा बोझ आशा पे डाल दिया जाता है, तो क्या आशा की जो अभी की स्किल है वो इसको सक्षम है ढोने के लिए, या उसको स्किल और बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं? नहीं, स्किल तो उस पर हमेशा उसे बढ़ाई जाती है। आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि खाली एक आशा की नियुक्ति हुई और उस पर छोड़ दिया और उसको लाद दिया उसके सर पे हर नई बीमारी के इलाज के लिए। तो जो जो नई चीज़ उसको करने को बताया जाता है उसके लिए अलग अलग ट्रेनिंग है। अभी कैप्सूल्स है, मेरे ख्याल में अलग कैप्सूल, एक कैप्सूल, दूसरा कैप्सूल, ट्रेनिंग कैप्सूल, तीसरा, चौथा, पांचवा। अभी तक 7 लाख से ज़्यादा आशाओं को अलग अलग कैप्सूल ट्रेनिंग दी गई है, तकरीबन 5 से 6 कैप्सूल ट्रेनिंग दी गई है। तो जो ही वो बढ़ता जाएगा, उसका कोई अंत नहीं है कि यहीं ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी। न, जब भी कोई नई चीज़ उसे कहने को की जाएगी उसको ट्रेनिंग दी जाती है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो यूपीए के दौरान सबसे खास फोकस रहा महिलाओं और बच्चों के सेहत पर, और इसके लिए आपका महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जिसको 2 साल पहले लॉन्च किया गया था। कितना ये अंतर पैदा किया? 2 प्रोग्राम है इसमें। एक था JSY जो 2005-06 में हुआ था, जननी सुरक्षा योजना। वो सिर्फ महिलाओं, गर्भवती महिलाओं के लिए था कि यदि गर्भवती महिला है, अगर वो गर्भ बच्चे को जन्म दे दे, तो अगर उसमें कुछ ख़ास तौर से जो पहली दफ़ा जिसकी शादी हो, पहली दफ़ा उसको बच्चा देना हो, तो उस वक्त बड़ी कॉम्प्लिकेसी होती है, दिक्कत आती है, और घर में हो तो बच्चा भी मर सकता है और माँ भी मर सकती है। तो उसके लिए एक JSY स्कीम बनाएगी कि गर्भवती महिला को अगर आशा सरकारी अस्पताल में लेके आएगी तो आशा को
देहाती इलाकों में, गांव इलाकों में उसे लेने के लिए, लाने के लिए, वापस छोड़ने के लिए 600 रुपये मिलेंगे और शहर में उससे कम पैसा मिलेगा। और जो गर्भवती महिला है जो गांव में, शहर में आएगी, सरकारी अस्पताल में आएगी बच्चे को जन्म देने के लिए, उसको 1400 रुपये मिलेंगी। और अगर शहर की गर्भवती महिला सरकारी अस्पताल में बच्चे को जन्म देने के लिए आएगी, उसको 1000 मिलेगा। तो ये स्कीम बहुत अच्छी चली। तकरीबन पहले साल में 6 से 7 लाख गर्भवती महिलाएं सरकारी अस्पतालों में आई बच्चे को जन्म देने के लिए। लेकिन 6 साल के अंदर अंदर ही, 7 साल के अंदर अंदर ही 6 लाख से बढ़कर ये 1 करोड़ 13 लाख हो गई 2010 में। तो अब ये बढ़ता ही जा रहा है। तो जब हमने देखा कि ये स्कीम बहुत अच्छी चल रही है, तो 2011 में हमने इसमें और कुछ इंसेंटिव्स दिए। वो इंसेंटिव तो रहेगा ही जो पुराना था, उसके अलावा उसे मुफ्त लाया जाएगा सरकारी अस्पताल में। और उसके लिए तकरीबन हमने अभी तक 18,000 एम्बुलेंसेज राज्य सरकारों को दी हैं। और बच्चे को जन्म देने के बाद वो वापस सरकारी उसमें एम्बुलेंस में जाएगी। उसमें एक और भी प्रावधान रखा कि यदि अगर एम्बुलेंस नहीं जा पाए तो वो किसी साधन से, ट्रांसपोर्ट से आएगी, तो वो पैसा भी उसको वापस दिया जाएगा जो ही वो अस्पताल पहुँचे। और वो पैसा हम स्वास्थ्य मंत्रालय से देते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और एक उसमें ये चीज़ कि अगर वो साधारण तरीके से बच्चे को जन्म देती है तो उसको 3 दिन तक अस्पताल में खाना पीना, डायग्नोसिस, दवाइयाँ फ्री होंगी। और यदि अगर सिजेरियन है तो सिजेरियन भी फ्री होगा, खाना भी फ्री होगा, डायग्नोसिस भी फ्री होगा, दवाइयाँ भी फ्री होंगी। और ये सहूलत उसको 1 हफ्ते तक मिलेगी। और अगर बच्चे को वो जन्म देगी, बीमार बच्चे को जन्म देगी, तो बीमार बच्चे को दवाइयाँ और डायग्नोसिस 1 महीने तक मिलेगी। लेकिन मुझे आज कहते हुए खुशी होती है कि हमने 12th 5 ईयर प्लान में इसमें और कंसेशन बढ़ा दी कि जब वो गर्भवती रहती है उस दौरान अगर उसको कोई तकलीफ़ आती है तो आशा उसको सरकारी अस्पताल में लाएगी। और जब तक वो ठीक नहीं होती है तो तब तक उसे खाना पीना, टेस्ट सब मुफ्त होंगे। और अगर बच्चे को जन्म देने के बाद उसे कोई तकलीफ़ होती है, कोई कॉम्प्लिकेसी होती है, बीमार होती, तो वो 45 दिन तक उसको दवाइयाँ और खाना पीना मुफ्त होगा। और जो पहले हमने 2011 में रखा था कि अगर बीमार बच्चे को जन्म देगी तो उसको 1 साल तक दवाइयाँ और डायग्नोसिस मुफ्त होगा, अब हमने उसको 1 साल तक उसको दवाइयाँ और डायग्नोसिस और जो बाकी चीज़ें हैं कंज्यूमेबल्स वो फ्री होंगी। तो मेरे ख्याल में एक बहुत क्रांतिकारी कार्यक्रम है ये जो इस सिलसिले में हम लोगों ने किया। न मायके में न ससुराल में, बच्चा हो अस्पताल में, करीब करीब यही आपका थीम है। और यही धारणा, क्या मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में ये सारे कदम कारगर हुए? बहुत फर्क हुआ है। मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में अगर कहेंगे तो पिछले 8-9 साल में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है। और जो ये हम कंसेशन दे रहे हैं, जो इंसेंटिव्स दे रहे हैं, उतना आने वाले समय में हमें आज शर्म होती है कि हमको जब मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को अफ्रीका से जोड़ा जाता है तो ये पूरे भारत के लिए और देश के लिए शर्म की बात है कि आज के इस साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़माने में और जब पूरा देश और पूरा विश्व में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है और जागरूकता और एजुकेशन और शिक्षा इतनी प्राप्त होती है, उसके बाद भी इतनी संख्या में हमारी बहू बेटियां और नवजात शिशु मरे, ये शर्म की बात है। और मुझे लगता है कि ये जो क्रांतिकारी कदम हमने पिछले कुछ सालों में उठाए हैं, इसमें बहुत ही बड़ा फ़र्क पड़ेगा इन दोनों चीज़ों में। स्वास्थ्य मंत्रालय का ये लक्ष्य था कि गांव के सबसे दूर दराज के क्षेत्र में पहुंचे, चाहे वो गर्भवती महिला हो या बच्चे हों। क्या राज्य सरकारों से आपको इस बारे में सहायता मिलती है, और जो आप लागू करते हैं कार्यक्रम, उसको कितना सपोर्ट मिलता है राज्य सरकारों से? देखिए, राज्य सरकार भी अलग अलग किस्म की, जिनको ज़्यादा रुचि है स्वास्थ्य से या इस स्वास्थ्य मंत्रालय से या लोगों के समस्याओं से, वो ज़्यादा काम करती हैं। हर स्टेट की अलग अलग प्रायोरिटीज़ हैं
किसी स्टेट अगर आप देखेंगे कि दक्षिण में स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं वो सबसे अच्छा है, केरला में सबसे अच्छी हैं, उसके बाद तमिलनाडु दूसरे नंबर पे है, फिर तीसरे चौथे पे आपको कर्नाटका और आंध्रा मिलेगा। इसी तरह से वेस्टर्न महाराष्ट्र में अगर वेस्टर्न इंडिया में अगर देखें तो गोवा सबसे नंबर पे आता है, और फिर महाराष्ट्र वगैरह ये दूसरे तीसरे नंबर पे आते हैं। और कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो गोवा और केरला का मुकाबला वेस्टर्न देशों से किया जा सकता है, लेकिन जब बात आती है हमारी नॉर्दर्न इंडिया की तो फिर सब हम बहुत कमी है और बहुत कमज़ोरी है। तो हमेशा हमें इन राज्यों को ये कहना पड़ता है कि उन्हें स्वास्थ्य की तरफ ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। सर, एक चीज़ और जानना था कि क्या आप जो ये महिला शिशु सुरक्षा कार्यक्रम चला रहे हैं, महिलाओं का ये अधिकार दिया गया है कि आप हॉस्पिटल में आए, आपको सब कुछ मुफ्त मिलेगा, लेकिन जब दबाव बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं और बच्चे आएंगे, उस दबाव को झेलने की क्षमता क्या उन अस्पतालों में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में है? उसको बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? दो चीज़ें थी। जब नेशनल रूरल हेल्थ मिशन बनाया गया तो इसका जो ऑब्जेक्टिव था, जो लक्ष्य था, वो ये लक्ष्य था कि एक तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, बिल्डिंग्स की कमी है, हॉस्पिटल्स की कमी है, और उसके साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है। पहले साल में फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो है वो ज़्यादा जोर रहा अस्पतालों को बनाने में, नए और पुरानों को और आधुनिक करने में और उनको विस्तार करने में बढ़ा। अगर 100 बेड का है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तो उसको 300 का किया जाए, सब डिस्ट्रिक्ट अगर 20 बेड का है तो उसको 50 बेड का किया जाए, उस पर जोर रहा। और जो जहाँ डॉक्टर नहीं जाते हैं गाँव में, वहाँ कुछ इंसेंटिव दिया जाएगा। लेकिन एक तरफ एक चीज़ की तरफ ध्यान छूट गया 11th 5 ईयर प्लान में कि हमारे पास डॉक्टरों की वैसे ही कमी है, तो वो जब तक नहीं बढ़ेंगे तो खाली इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने से तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो पिछले 4 सालों में हमने ह्यूमन रिसोर्स की तरफ ध्यान देना। ह्यूमन रिसोर्स बढ़े कैसे? हमारे यहाँ जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का जो एक्ट था वो तकरीबन जब से बना था उसमें कोई परिवर्तन नहीं लाया था, और वो उस वक़्त की हिसाब से बनाया गया था कि ज़मीन इतनी चाहिए, जबकि 1956 में ज़मीन थी। तो उसको हमने रैशनलाइज़ किया, उस ज़मीन को उतनी ज़मीन की ज़रूरत नहीं है, कम कर दिया, इंसेंटिव्स दिए। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है, उस वक़्त 56 में बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है, आज कम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है, उसको भी रैशनलाइज़ किया। फिर टीचर स्टूडेंट रेशो था एक, जैसे आप आज सब चाहते हैं स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट के पास जाएं, तो उसमें एक कॉलेज का जो प्रोफेसर है या एडिशनल प्रोफेसर है वो सिर्फ एक एमडी स्टूडेंट को पढ़ा सकता था। अगर उस हार्ट वाला सिर्फ, कार्डियोलॉजी वाला सिर्फ एक को पढ़ाएगा, न्यूरोलॉजिस्ट एक न्यूरोलॉजी एमडी को पढ़ाएगा, गायनिकोलॉजिस्ट प्रोफेसर उसके अंदर सिर्फ एक एमडी गायनिकोलॉजी कर सकती। तो हमने 4 साल पहले, 3.5 साल पहले उसमें परिवर्तन लाया कि एक प्रोफेसर 2 को एमडी करा सकता है। और 2 साल पहले हमने जो क्रिटिकल एरियाज़ थे, जैसे कैंसर बहुत बढ़े जा रहा है, एनेस्थेसियोलॉजी की बड़ी ज़रूरत है, ज़्यादा ऑपरेशन करने पड़ रहे हैं, उनको 1:3 किया। सो 1:2, 1:3 करने के लिए हमने जब टीचर स्टूडेंट रेशो किया तो पहली दफ़ा इंडिपेंडेंट इंडिया में एमडी की सीटें इतनी बढ़ गई। ये 4 साल में तकरीबन 12,500 से बढ़कर अब वो 23,000 के करीब पहुंच गई। तो एक इतना बड़ा जंप हो गया एमडी सीटों में। इसी तरह से एमबीबीएस के लिए जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कम किया, और दूसरा बेड ऑक्यूपेंसी एक उस वक़्त बना था कि अगर 60-80% बेड ऑक्यूपेंसी होगी तो तभी कॉलेज शुरू हो सकता है। अब ज़्यादा हॉस्पिटल बनेंगे तो 80%, उसको कम कर दिया कि 60% भी अगर ओपीडी होगा तो उसको मान्यता मिल सकती है। फिर एक कैप फिक्स थी कि अगर उस मेडिकल कॉलेज का
कितना ही इंफ्रास्ट्रक्चर हो और कितना ही उसकी फैकल्टी हो, तो 150 से ज़्यादा वो उसका इनटेक नहीं हो सकता, 150 से ज़्यादा वो ले नहीं सकता। उसको बढ़ाकर हमने 150 के बजाय 250 कर दिया। तो उसकी वजह से भी ये 4 सालों में तकरीबन 12,000 सीटें MBBS की बढ़ी, और अगले अभी 2 महीने में इस साल का बढ़ने वाला है, और मुझे उम्मीद है कि इस साल में भी तकरीबन 5-1 हज़ार और बढ़ेंगी। तो ये एक नई चीज़ें हमने डाली कि एक तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑगमेंटेशन हो, उसी तरीके से जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स भी बढ़े। इन कंसेशंस की वजह से इन 4 सालों में 72 नए मेडिकल कॉलेज आए, और इस साल अभी जैसे मैंने बताया कि अभी 2-3 महीने में और मेडिकल कॉलेज बढ़ने की। तो ये एक क्रांतिकारी कार्यक्रम है। एक सब चीज़ों की जिनकी कमी महसूस की जाती थी इतने सालों से, उनको ठीक करने की, दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं तो सीधी सीधी बात करने वाला आदमी हूँ कि जिस जगह पे सत्य है वहाँ खुदा है, जिस जगह पे अहिंसा है वहाँ ईश्वर है। आपका एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक रहा है टीकाकरण, और आप हमेशा बोलते रहे कि टीकाकरण के जो आंकड़े आते हैं वो फर्जी होते हैं। इसके लिए आपने एक कदम उठाए हैं, संक्षेप में हमें बताएं कि ना टीकाकरण के आंकड़े मैंने फर्जी नहीं बताया। वो आप अच्छा जना पोलियो के बारे में, पोलियो के हमारे जो टीके होते थे तो वो तो 100% ठीक रहते थे, और यही कारण है कि अभी तकरीबन 2.5 साल से कोई भी पोलियो का केस हमारे पास नहीं आया, और हम इंतज़ार और 6 महीने का 7 महीने करते हैं कि अगर 7 महीने में कोई पोलियो केस नहीं हुआ तो भारत पोलियो से मुक्त हो जाएगा। ये सबसे बड़ी मेरे ख्याल में इस 21वीं शताब्दी की हमारे भारत की, देश की उपलब्धि होगी। लेकिन टीकों में एक देखा था, जब मैं चीफ मिनिस्टर था तो चीफ मिनिस्टर होते भी मैं स्वास्थ्य मंत्री था, तो वहाँ मैंने नोटिस किया कि कोई आंकड़ा नहीं है कि टीका लगाए तो सब कहते हैं हमने 70% लगाए, 80% टीके लगाए। तो मैंने जब पूछा चीफ मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर कि आपके पास कोई नाम है, आंकड़े हैं, किसका लगाते हैं, ये अनुमान कैसे आप लगाते हैं कि 70% बच्चों को टीके लगे, 80% टीके लगे? तो कोई आंकड़ा नहीं। जब स्वास्थ्य मंत्री मैंने जब यहाँ बना तो मैंने यहाँ पूरे देश के बारे में जानकारी की, यहाँ भी वैसे आंकड़े थे, तो पैसे ही आंकड़े जोड़ देते थे। एक सीएमओ ने बताया मेरे इतने %, दूसरे सीएमओ ने बताया मेरे %, और फिर जोड़ दिया और दे दिया पूरे देश का हमको, और हमने पार्लियामेंट में उन लोगों को बताया इतने %। वो वास्तवता नहीं थी। तो इसलिए पहले हेल्थ मिनिस्टर के बनने के तुरंत 3 महीने के अंदर मैंने कहा कि अब जो हम टीकाकरण जो होगा और जो हम आंकड़े एक्सेप्ट करेंगे और जो हम पब्लिक में बोलेंगे और पार्लियामेंट में बोलेंगे, वो नेम बेस्ड, एड्रेस बेस्ड और टेलीफोन बेस्ड होंगे। कि उसका, उस बच्चे के माता पिता का नाम भी होगा, उसका एड्रेस भी, गांव का भी, और फिर माता पिता का टेलीफोन, और माता पिता का टेलीफोन में है तो घर में किसी का टेलीफोन, अगर घर में किसी का मोबाइल नहीं होगा तो मोहल्ले में किसी का मोबाइल, गांव में किसी का मोबाइल। और आज देश में ऐसा कोई जगह नहीं है कि घर में किसी के पास मोबाइल हो ना गाँव में हो। तो जब ये हमने किया, और हमने अपनी मिनिस्ट्री मंत्रालय में एक BPO भी खोला जिसमें 20 लड़के और लड़कियाँ काम करती हैं। तो जब हमने 6 महीनों में लागू इसको शुरू कर दिया, और मैंने खुद भी उस कमरे में जाकर टेलीफोन लगाए, कई जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया था, तो कईयों का फिर भी आंकड़े गलत आ रहे थे, वो हुए नहीं थे। तो पहले गलत आंकड़े 40% आने लगे, और जो हमारा टीकाकरण बताया गया था तो पहले से जो आंकड़े जमा करके दिए जाते थे वो एकदम गिर गए। मुझे आज खुशी है कि आप जो
टीके लगते हैं वो दुरुस्त लगते हैं और उसका बच्चे के माता पिता का एड्रेस, टेलीफोन वगैरह और हमारा बीपीओ बराबर काम करता है, वो उसको वेरीफाई करता है। और जहाँ गलत नाम बताया जाता है, ये गलत बताया जाता है कि टीका लगा है, उस स्टेट गवर्नमेंट को फ़ोन करके बताया जाता है कि ये जगह पे गलत नाम है और उसकी करेक्शन होती है। तो एक ठीक करने का, दुरुस्त करने का काम जो शुरू किया, उससे भी बहुत आने वाले समय में फ़र्क पड़ेगा। स्वस्थ भारत का सपना, अब 4 साल कंप्लीट कर रहे हैं, अगले साल इलेक्शन है, स्वस्थ भारत का सपना साकार हो पाएगा कब तक? स्वस्थ भारत को साकार करने के लिए एक और कदम हमने इस दफ़ा उठाया, वो है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। और मिसेस सोनिया गांधी ने उस कार्यक्रम को लॉन्च किया महाराष्ट्र के एक ट्राइबल एरिया से। और इसमें बच्चा जो ही जन्म लेगा, जन्म से लेकर तो 18 साल तक उसके जितने भी टेस्ट होंगे और उसके बाद अगर कोई बीमारी सामने आई तो उसका सरकार इलाज करेगा। और जन्म देने के, आप जैसे कहेंगे कि जन्म देते ही कैसे होगा, जब हमारे जो कार्यक्रम है JSSK, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जब वो अस्पताल में बच्चे जन्म देगा तो सब टेस्ट उसके वहाँ हो जाएंगे। तो वहाँ तो 0 पॉइंट से हो गया बच्चा पैदा होने से ही। और फिर जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और फिर वो आंगनवाड़ी में आएगा, जिसको जो अलग प्रोग्राम है आंगनवाड़ी में उनको भोजन देने का, तो आंगनवाड़ियों में उन बच्चों के टेस्ट होंगे। इसके लिए टीमें हर ब्लॉक लेवल पे 4 लोगों की टीम है, एक डॉक्टर है, उसके साथ पैरामेडिक्स हैं और एक फार्मासिस्ट है। वो वहाँ टेस्ट उनके और डायग्नोसिस करेगा। और उसके बाद 6ठी क्लास में जब वो 12वीं क्लास तक स्कूल में आएगा तो फिर स्कूलों में, सरकारी स्कूलों, अभी हमने प्राइवेट इसमें नहीं जोड़े हैं, सरकारी या जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं, उनमें उनके डायग्नोसिस किया जाएगा। और 0 उम्र से लेकर 18वीं उम्र तक न सिर्फ टेस्ट किए जाएंगे, यदि अगर उनमें कोई डिफिशिएंसी होगी, डिसेबिलिटी होगी, कोई बीमारी पाएगी, उसका 18 साल तक की उम्र का इलाज होगा। और इस तरह से 27 करोड़ के करीब बच्चे इसमें आते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इन बच्चों का जो हमारा भविष्य है, 27 करोड़ बच्चे, और जो हमारी बहू बेटियां हैं जो हर साल तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख हमारे देश की बहू बेटियां बच्चों को जन्म देती हैं, अगर उनका इलाज हो जाए तो मैं समझता हूं कि हमारा जो कार्यक्रम है ये सफल हो गया। दूरदर्शन न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।